सोचिए एक ऐसी कहानी जहां एक महिला अपने पति के साथ खुशी खुशी विदेश घूमने जाती है, लेकिन अचानक वहीं रुक जाने का जिद करने लगती है और पति अकेले वहां से वापस लौट आता है। फिर वही महिला महीनों तक सोशल मीडिया पर जिंदा दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वे तो कब का मर चुकी होती है। उसका कत्ल हो चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी मौत का राज खुलने में पूरे 7 साल लग जाते हैं। आखिर कैसे कोई इंसान मरने के बाद भी महीनों तक जिंदा दिखाई देता रहा, और कौन था जो उसकी मौत के बाद भी उसकी जिंदगी को ऑनलाइन जिंदा रखे हुए था? यही है इस कहानी का सबसे खौफनाक और रहस्यमयी हिस्सा। शादी के कुछ समय बाद एक महिला ने अपने पति से एक ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा कि उसका बहुत मन है कहीं बाहर घूमने जाने का, लेकिन उसकी एक खास शर्त है कि वे हवाई जहाज में बैठ कर जाना चाहती है। पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए तुरंत तैयार हो जाता है और सारी व्यवस्था कर देता है। दोनों गोरखपुर से नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना होते हैं। शुरुआत में सब कुछ एक आम कपल की तरह लगता है। घूमना, नई जगह को एक्सप्लोर करना, साथ में समय बिताना, और इस तरह लगभग 3 से 4 दिन का समय सामान्य तरीके से बीत जाता है। लेकिन यहीं पे अचानक ये कहानी एक अजीब मोड़ ले लेती है। महिला अपने पति से कहती है कि उसका मन अभी वापस जाने का नहीं है, वे कुछ दिन और यहाँ पे रुकना चाहती है, और पति को अकेले वापस लौट जाने के लिए भी कहती है। पति इस बात को सुनकर चौंक जाता है, लेकिन पत्नी के जिद के आगे वे मजबूर हो जाता है और वापस गोरखपुर लौट जाता है। वे सोचता है कि कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी खुद वापस आ जाएगी, लेकिन वो दिन कभी वापस आता ही नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, दिन हफ्तों में बदलते हैं और हफ्तों महीनों में बदल जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी कभी वापस नहीं लौटती। सबसे अजीब बात यह थी कि महिला सोशल मीडिया पर एक्टिव बनी हुई थी। व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर उसकी प्रोफाइल अपडेट होती रहती थी, उसकी डीपी बदलती रहती थी, स्टेटस अपडेट होते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल ठीक है और अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आ रही थी और ना ही किसी से सीधे संपर्क कर रही थी। इसलिए ये बात धीरे धीरे और भी ज्यादा रहस्यमयी होती जा रही थी। करीब 6 महीने बीत जाने के बाद अचानक एक ऐसा खुलासा होता है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस सामने आती है और बताती है कि जिस महिला को लोग अब तक जिंदा समझ रहे थे, वे तो कब का मर चुकी है और उसका कत्ल हो चुका है। ये सुनकर लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि अगर वो मर चुकी थी तो फिर इतने महीनों तक सोशल मीडिया पर कौन एक्टिव था, कौन उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था और उसे जिंदा दिखा रहा था। जांच यहाँ पे आगे बढ़ती है और जो नाम सामने आता है वो और भी ज्यादा यहाँ पे चौंकाने वाला होता है। इस हत्या के पीछे एक नामी डॉक्टर और उसके 2 साथी निकलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस केस की सबसे बड़ी कड़ी अभी बाकी थी, और वो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेपाल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी तो किसी ने नहीं सोचा था कि उसे आने में 7 साल का समय लग जाएगा। सिर्फ 302 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2600 दिन लग जाते हैं। जब 7 साल बाद ये रिपोर्ट सामने आई तो ये मामला फिर से सुर्खियों में आ जाता है और लोगों के बीच इस केस को लेकर तरह तरह की बातें होने लगती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे होता है? तो इसके लिए हमें पीछे जाना होगा साल 2006 में। गोरखपुर में रहने वाले एक रिटायर्ड इंजीनियर को अचानक ब्रेन हेमरेज हो जाता है। परिवार घबरा जाता है और उन्हें तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस मुश्किल समय में उनकी बेटी रेखा श्रीवास्तव अपने पिता के साथ हर समय खड़ी रहती है। वे उनकी देखभाल ऐसे करती है जैसे एक साया हो और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। इसी अस्पताल में एक डॉक्टर काम करता था जो शहर का एक जाना माना नाम था। वे अक्सर मरीज को देखने आता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर उस लड़की पर टिकने लगती है जो हर समय अपने पिता के पास बैठी रहती थी। उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने डॉक्टर को अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, फिर मुलाकातें बढ़ने लगी, और कब ये रिश्ता एक गलत दिशा में चला गया, दोनों को खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि डॉक्टर पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद वो इस रिश्ते में और गहराई तक उतरता चला गया। समय के साथ ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि रेखा ने डॉक्टर पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने साफ कह दिया कि अगर उसने शादी नहीं की तो वे पुलिस में जाकर शिकायत कर देगी। डॉक्टर इस धमकी से डर गया और आखिरकार एक दिन मंदिर में जाकर उसने रेखा की मांग भर दी। ये शादी पूरी तरीके से छिपी हुई थी। ना समाज को इसकी खबर थी, ना परिवार को, और ना ही डॉक्टर की पत्नी को। जब रेखा अपने घर लौटी तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन किस्मत को यहाँ पे कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके बैग से एक कागज गिर गया जिसे उसके भाई ने देख लिया। उस कागज से उसके रिश्ते का राज खुल गया और घर में बवाल मच गया। उसके भाई ने उसे सख्त चेतावनी दी कि वे उस डॉक्टर से दूर रहे, लेकिन अब यहाँ बहुत देर हो चुकी थी।
रेखा ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया और पूरी तरीके से डॉक्टर के संपर्क में आ गई। यहीं से इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू किया, जहां प्यार, धोखा, लालच और ब्लैकमेल सब एक साथ जुड़ते चले गए और आगे चलकर यही सब एक खौफनाक अंजाम की ओर बढ़ने लगा। रेखा ने जब अपने परिवार से रिश्ता तोड़ा तो उसने पूरी तरह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया। वो अब डॉक्टर से संपर्क में तो थी ही, लेकिन समय के साथ उसका स्वभाव बदलता चला गया। वे डॉक्टर पर अपनी पकड़ मजबूत करती गई और धीरे धीरे उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कभी पैसों की डिमांड, कभी किसी प्रॉपर्टी की बात, तो कभी किसी और तरीके से दबाव बनाना। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। डॉक्टर अब इस रिश्ते से निकलना चाहता था, लेकिन रेखा उसे बार बार किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लेती थी। इसी बीच रेखा की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री होती है, बिहार के गया का रहने वाला मनीष सिन्हा। रेखा उससे भी नजदीकियां बढ़ा लेती है और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि रेखा, जो पहले ही डॉक्टर से मंदिर में शादी कर चुकी थी, वे मनीष सिन्हा से भी शादी कर लेती है। ये बात खुद में ही चौंकाने वाली थी कि एक महिला एक साथ दो अलग अलग लोगों को एक साथ एक रिश्ते में निभा रही थी और दोनों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल भी कर रही थी। मनीष के साथ उसकी नई शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन इस बीच भी उसने डॉक्टर से दूरी नहीं बनाई। वे लगातार डॉक्टर से संपर्क में रहती थी और उससे पैसे वसूलने या उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती रहती थी। डॉक्टर अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी भी खतरे में थी और दूसरी तरफ रेखा का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच साल 2018 में एक प्लान बनता है जो आगे चलकर इस पूरी कहानी को सबसे खौफनाक हिस्से में बदल देता है। रेखा अपने दूसरी पति मनीष से कहती है कि उसका बहुत मन है कहीं बाहर घूमने जाने का और इस बार वो हवाई जहाज में बैठ कर जाना चाहती है। मनीष उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करता है और दोनों नेपाल के काठमांडू पहुंच जाते हैं। वहां कुछ दिन साथ बिताने के बाद रेखा फिर वहीं पुरानी चाल चलती है। वे मनीष से कहती है कि उसका मन अभी यहीं रुकने का है और वे कुछ दिन और अकेले रहना चाहती है। मनीष, जो अपनी पत्नी पर भरोसा करता था, वे उसे छोड़कर वापस लौट आता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाला है। जैसे ही मनीष वहां से जाता है, रेखा सीधे डॉक्टर से संपर्क में आ जाती है। डॉक्टर पहले से ही इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वे अपने दो भरोसेमंद लोग, एक ड्राइवर और एक कर्मचारी को साथ लेकर नेपाल पहुंच जाता है। उसने दोनों से वादा किया था कि अगर वे उसका एक काम कर देंगे तो उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। लालच में आकर दोनों उसके साथ चल देते हैं, बिना ये जाने कि ये एक हत्या की साजिश का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नेपाल के कास्की जिले के पोखरा इलाके में एक ऐसा होटल ढूंढते हैं जहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, ताकि उनका प्लान किसी के सामने ना आ पाए। सब कुछ बहुत सोच समझकर किया जा रहा था। जैसे ही उन्हें सही मौका मिलता है, वे रेखा को अपने साथ रखते हैं और फिर उसे नशीली पदार्थ दे दिया जाता है। जब वो पूरी तरह बेसुध हो जाती है, तब उसके सर और पेट पर भारी चीज से वार किया जाता है और रेखा को बेरहमी से मार दिया जाता है। हत्या के बाद उसका शव सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, जैसे वो कोई बेनाम लाश हो। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। डॉक्टर रेखा का मोबाइल अपने साथ ले जाता है और यहीं से शुरू होता है वो खेल जिसने इस केस को एक रहस्य बना दिया था। डॉक्टर समय समय पर रेखा के मोबाइल से व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपडेट करता रहता था। उसकी प्रोफाइल फोटो बदलता रहता था, स्टेटस अपडेट करता था, ताकि किसी को शक ना हो कि रेखा अब इस दुनिया में नहीं है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन असलियत में रेखा की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उधर मनीष, जो बिहार लौट चुका था, धीरे धीरे परेशान होने लगता है। जब काफी समय तक रेखा से उसका संपर्क नहीं होता है तो वो उसके भाई को सूचना देता है। लेकिन यहाँ भी कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। रेखा का भाई, जो पहले से ही उससे नाराज था, उल्टा मनीष के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा देता है कि उसने ही उसकी बहन को गायब किया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसी बीच नेपाल में मिली एक अज्ञात महिला की लाश की पहचान करने की कोशिश की जा रही थी। महीनों बीत जाते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं हो पाती। आखिरकार नेपाल पुलिस को शक होता है कि ये महिला भारत की हो सकती है और वे उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क करते हैं। यहीं से केस फिर से खुलता है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। 22 दिसंबर 2018 को पुलिस डॉक्टर और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन मामला अदालत में कमजोर पड़ जाता है क्योंकि सबसे जरूरी सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अभी तक आई नहीं थी। इसी वजह से आरोपियों को जमानत मिल जाती है और वे बाहर आ जाते हैं। समय बीतता जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं। फिर 2026 में अचानक नेपाल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। ये वही रिपोर्ट थी जिसका इंतजार इतने सालों से किया जा रहा था। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, पूरे केस में एक नई जान आ जाती है। रिपोर्ट में साफ होता है कि रेखा की हत्या सिर और पेट पर भारी वार करने से हुई थी और ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी।
7 साल बाद ये मामला फिर से चर्चा में आ जाता है। अब पुलिस फिर से इस केस को मजबूत करने में जुट गई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे रिश्तों में छुपा लालच, धोखा और ब्लैकमेल किसी को इस हद तक ले जा सकता है कि वो एक इंसान की जान लेने से भी नहीं हिचकता। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।